बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो सभी बच्चों जल्दी से किताब निकालो और हम लोग समझते हैं कुछ चीजें। ठीक है, एक बार और बगैर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों का नीट का एग्जाम आने वाला है बहुत जल्दी। आप लोग बहुत जल्दी एग्जाम उसमें बैठोगे। ठीक है, हैं? पता नहीं है आपको? हाँ नहीं उसका बेटा आप लोग पहले ये बताओ, आप लोग पढ़ाई कितने कर रहे हो? हेमंत पढ़ाई कर रहे हैं? बेटा अभी पढ़ाई करते रहो, एक महीना आपके पास बचा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली तो उसको नीचे में अच्छा लगेगा, और भी आपने अगर लापरवाही कर ली थोड़ी सी तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए आप लोग कहते रेगुलर रहो बेटा, और याद करो अपने आपको बार बार कि हमारा 5 मई को 4 मई को पेपर है, और आपको 4 मई को पेपर भी देना है, ऐसा भी नहीं देना है। सब बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ है यहाँ पे, आपके सबके नंबर भी मैं आपको रिजल्ट आएगा वो गूगल में भी डालना होगा कितने नंबर किसके आ रहे हैं। ठीक है, और अरे क्या रहा है बेटा, उसके हिसाब से आपको अगले साल में ट्रीट किया जाएगा ना। ट्रीट का मतलब होता है आपको कैसे फिर क्या करना है, कैसे सिलेक्शन आपका दिलवाना है, वो हम देखेंगे। दूसरा क्या है कि अब बच्चे इतने कमा रहे हैं, तो गूगल में मैसेज डालते हैं डेली कि बेटा आ जाओ आ जाओ, ये बहुत बड़ी समस्या है। और ट्रेन से जो आते हैं वो लोग कौन कौन है? तो वकील कहाँ थे? अच्छा आती नहीं है, 2 लोग आते हैं ना, तेरना नहीं आ रही है, वो एक वो है। चलो कुछ कुछ बच्चे तो बड़े नए अभी से कहाँ थे बेटा? घर चले गए थे, और तुम घर ही तो है, तो आप क्यों नहीं रहते बेटा? अभी आपके पास 1 मंथ बचा है। ठीक है, और आप लोग 1 मंथ तक मेहनत कर लो अच्छे से। अभी आप लोग थोड़ी सी भी लापरवाही मत करो, सही है? और एक एक्स्ट्रा मेहनत करो। अभी ये मान लो 1 मंथ सब कुछ है आपके लिए, ये 1 मंथ आपका डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर किधर जा रहा है। तो इतना सब कुछ सोच के आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर कोई काम है तो अभी आप काम मत करो, लेकिन पढ़ाई करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें हम लोग। मैं बेटा अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ इकोलॉजी। क्या पढ़ा रहा हूँ? हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी वो पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, और इकोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है वो हमने कल पढ़ा था इकोसिस्टम। क्या पढ़ा था बेटा? इकोसिस्टम। अब देखो अब समझो कुछ चीजें। मैंने आप लोगों को इकोसिस्टम के बारे में क्या बताया था? भाई इकोसिस्टम क्या होता है? मैंने कहा इकोसिस्टम का मतलब होता है जहां पे स्पीशीज या इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट होकर रहते हो, और साथ में वो किसके साथ? एबायोटिक फैक्टर के साथ। एबायोटिक फैक्टर मतलब सॉइल हो गया, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ लाइट इंटेंसिटी क्या है, वहाँ पे भाई वाटर हो गया, सही है? सब कुछ मिला के हम लोग बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक और एबायोटिक का रिलेशनशिप, सही है, जहाँ पे कोई स्पीशीज कम्युनिटी एक रहती हो, सही है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब मैंने बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, वहाँ स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। इकोसिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि जैसे आप लोग यहाँ बैठे इकोसिस्टम नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या बताया था, गेट लगा दूँ, ये सब बंद कर दूँ और आपसे कहूँ कि ये आप सर्वाइव करके दिखाओ, यहाँ पे आपस में फूड चेन चलती हो, यहाँ से प्रोडक्टिविटी होती हो, सही है, यहाँ एनर्जी फ्लो होता हो, यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती हो, तभी तो हम लोग सर्वाइव कर पाओगे। और अगर ये चल रहा है तो ये क्या बन जाएगा? एक इकोसिस्टम। जैसे आपने देखा होगा एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम में उसमें क्या होती है? फिशेस वगैरह होती हैं, वो भी फंक्शनल होता है ना, उसका बायोमास बढ़ता है लगातार, तो वो क्या हो गया? इकोसिस्टम। जैसे आपने बहुत देखा होगा पॉन्ड इकोसिस्टम सुना होगा आपने, डेजर्ट इकोसिस्टम सुना होगा, माउंटेन का एक इकोसिस्टम होता है,
मतलब जहाँ पे स्पीसीज कम्युनिटी अलग अलग टाइप से रहती हो, वहाँ एक फूड चेन हो प्रॉपर, वहाँ एक बायोमास बढ़ रहा हो लगातार, प्रोडक्टिविटी हो रही हो वहाँ पे। इसके बाद मैंने कहा था प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करूँ तो मैंने बताया था आपको प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वहाँ दो चीजें देखी थी हमने, एक देखा था जीपीपी और एक देखा था एनपीपी। बेटा जीपीपी का मतलब क्या था? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो होता है टोटल बायोमास। कितना होता है बेटा? टोटल बायोमास। अगर हम बात करें एनपीपी क्या होता है, तो एनपीपी इक्वल टू होता है जीपीपी माइनस आर, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट का मतलब समझते हैं आप लोग? जितना रेस्पिरेटरी लॉस का मतलब है जितना जो प्लांट है या फिर जो वहां पे एनिमल रह रहा है उन्होंने तो एनर्जी खर्च कर करी होगी, उसको हम निकाल देंगे, जो बचेगा वो क्या बचेगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कल हमने देखा था कि पूरे बायोम से हमें 170 बिलियन टन हमें प्रोडक्टिविटी होती है। सोचो कितना ज्यादा ये अमाउंट है। आपको क्या लगता है कि खाली बस प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको फायदा होना चाहिए? आपको नहीं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जैसे कल मैंने आपको बताया था अगर आप सोचोगे चूहे से हमें क्या फायदा है सर, तो आपको डायरेक्टली फायदा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ फायदा है। इसीलिए तो हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं। जितना मैंने एक बात और बताई थी आपको, मैंने कहा था कोई भी इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा जितना वहां पे ज्यादा नंबर में स्पीसीज होंगी, जितना ज्यादा वहां पे बायोडायवर्सिटी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग बताओ, मैंने ऐसे एग्जाम्पल आपको बताया था कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत कम है। जैसे आप पोलो की साइड जाओ, वहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलेंगी 10 स्पीसीज, 20 स्पीसीज, लेकिन वहाँ इस बायोडायवर्सिटी कम है, तो इसका मतलब वहाँ पे इकोसिस्टम कैसा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है कि वहाँ पे जो स्पीसीज होती हैं वो कब एक्सटेंट हो जाए पता नहीं होता। अगर आदमी सो रहा है उसे नहीं पता होता है कि हम सुबह को उठेंगे या फिर सर्वाइव कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लोगों के एक दिन में घर खत्म हो जाते हैं। तो अब इंडिया में आ जाओ, यहाँ बायोडायवर्सिटी कितनी ज्यादा है, और ज्यादा है तो यहाँ पे इकोसिस्टम कैसा है? स्टेबल है। हम लोगों को पता रहता है कि बरसात कब होगी और ठंड कितनी रहेगी, गर्मी कितनी रहेगी, उसी हिसाब से हम लोग अपना जीवन यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे तक बोलूंगा कि इकोसिस्टम सर्वाइवल की बात नहीं है, मैं ऐसे तक बोल सकता हूँ फाइनेंशियल भी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जहाँ पे बायोडायवर्सिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और जहाँ बायोडायवर्सिटी कम होता है वो फाइनेंशियली भी क्या होती है? वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। समझ गए आप लोग? तो हम लोगों ने कल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था बेटा। मैंने कहा था इकोसिस्टम का एक स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे आपने देखा होगा अगर आप तालाब में जाओगे तो वहाँ आप देखोगे छोटे प्लांट होंगे, उसके बाद उससे बड़े होंगे, उसके बाद सबसे बड़े होंगे ट्री, जैसे ग्रास होती है बॉटम पे बिल्कुल, इसके बाद होंगे जैसे तुम्हारे हर्ब होंगे, उसके बाद श्रब और उसके बाद ट्री। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। जिसे क्या बोलते हैं बताओ? बोलो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन होता है ना, मैंने कहा था अंडरलाइन कर लो उसको। नेक्स्ट बेटा मैंने कहा था अगर हम फंक्शन की बात करें तो इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए? फंक्शनल होना चाहिए। वहाँ 4 चीजें मैंने बताई थी। जैसे पहला बताया था क्या? वहाँ प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, हाँ। दूसरा क्या बताया था बेटा? डिकम्पोजिशन होना चाहिए वहाँ पे। तीसरा क्या बताया था? एनर्जी फ्लो होना चाहिए। और फोर्थ बताया था न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होनी चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं होगी तो फिर प्लांट को वो कहाँ से मिलेगा? एनर्जी वगैरह, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? समझ गए आप लोग? देखो प्रोडक्टिविटी तो आप समझ गए। डिकम्पोजिशन का मतलब मैंने सिंपल बताया था, डिकम्पोज होना। जब जैसे पेड़ से कोई पत्ते गिर गए या कोई स्पीशीज की डेथ हो गई तो उसका क्या होना? डिकम्पोजिशन मतलब होता है डिकम्पोज होना। सही है? वो उसमें मैंने बताया था 5 स्टेप होती हैं। सब बच्चों को बताएं, सीक्वेंस में पूछूं? चल मुरली बताओ, ये बताओ डिकम्पोजिशन कैसे होता है? नॉर्मल बता दो, लोग सुनो के बात में ऐसे बता दो। ये बोलो, हिंदी बताओ कैसे आराम से। हाँ हिंदी बताओ, डिकम्पोजिशन कैसे होता है? चल मेरे को भी बात बताओ, डिकम्पोजिशन की स्टेप बताओ। हाँ फिर मैंने कहा था कल सीक्वेंस मिल जाएगा, 1 2 3 मैंने लिखवाए थे। हाँ हाँ, इमिग्रेशन और मिनरलाइजेशन
बेटा ये नीट में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, और वो इस सीक्वेंस से पूछेगा कि पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले मैंने बताया था क्या होता है, पहले फ्रेगमेंटेशन। अगर डिकम्पोजिशन होता है तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन ही होता है, फ्रेगमेंट से डिवाइड होती है। दूसरा क्या होता है, लीचिंग, मैंने कहा था वहां पे पानी वगैरह का आना, ये सब होता है। तीसरा क्या बताया था, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब बताया था केमिकल रिएक्शंस होती है, वहां पे क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसके बाद क्या होता है बेटा, ह्यूमिडिफिकेशन, उसका कलर ग्रे ग्रे कलर जाता है। और लास्ट में क्या होता है, मिनराइजेशन। क्लियर है इतना? ये हमने बताया था डिकम्पोजिशन में, और डिकम्पोजिशन होगा तभी तो कोई इकोसिस्टम फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करूं तो क्या था हमारा डिकम्पोजिशन के बाद, एनर्जी फ्लो। अच्छा ये बताओ, एनर्जी फ्लो का मतलब मैंने कहा था 10% लॉ फॉलो करता है। यहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू सेकंड ट्रॉपिक लेवल, 10% एनर्जी फ्लो होती है। जैसे अगर मान लिया सन से 1000 जूल मिली है तो जो प्रोड्यूसर होंगे उन्हें कितनी मिलेगी, 100 जूल, और प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर होंगे उन्हें बताओ 10 जूल। तो 10% लॉ फॉलो होता है, आप लोगों ने पढ़ लिया था ये, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब क्या होता है कि आपको पता है लीफ अगर नॉन लिविंग है लिविंग है तो दोनों में कैसा होता है, सेम ही लगभग कंपोनेंट होते हैं, और मिट्टी में मिलके फिर से क्या होते हैं, प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर से लीफ गिरी, फिर से वो मिट्टी मिली, फिर से क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये क्या चल रहा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये क्या तो बताया था मैंने, ये फंक्शन होते हैं किसके, इकोसिस्टम के। किसके होते हैं? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, हाँ मैंने बताया था। इसके बाद आप लोग बताओ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पूरी धरती पे पूरा जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो क्या है, सन। सन ही तो है। इसके बाद सन से जो खाना बनाता है वो कौन बनाता है, प्लांट्स। आपको पता है प्लांट्स, इसीलिए हम उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? और मैंने कहा था कोई भी फूड चेन जो होती है वो हमेशा किससे स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से। किससे होती है? जैसे इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बोलते हैं, GFC। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन। और दूसरी होती है DFC, जिसे बोलते हैं डिट्राइटस फूड चेन। पता है आप लोगों को? मैंने ये बताया था आपको बेटा, GFC जो होती है वो लिविंग से स्टार्ट होती है, और DFC किससे होती है, नॉन लिविंग से। अच्छा फूड चेन क्या होती है भाई, कोई इकोसिस्टम है, वहां पहले फाइटोप्लैंक्टन होंगे, उनको जो खाएगा वो जूप्लैंक्टन होंगे, जूप्लैंक्टन के बाद छोटे और एनिमल होंगे, उनको खाने वाले और एनिमल होंगे। तो वो क्या चल रहा है, एक फूड चेन। क्या चल रहा है? और यहाँ पे मैंने बताया था ट्रॉपिक लेवल होते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं, प्रोड्यूसर। इसके बाद सेकंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है, प्राइमरी कंज्यूमर। इसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके बाद फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में टर्सरी कंज्यूमर। ये बातें सब आपको मुझे लग रहा है पता होंगी आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, पिरामिड। यहाँ मैंने कहा था लगभग अपराइट पिरामिड होते हैं सारे, जो दिखाते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है। जैसे पिरामिड नंबर का होता है, पिरामिड बायोमास का होता है। इसके बाद पिरामिड की बात करें तो हम लोग, मैंने बोला था उसके बाद एनर्जी का होता है, तो वो आप लोग देख सकते हो। लेकिन इन्वर्टेड कौन सा होता है, जैसे एक बताया था मैंने, कौन सा, सी बायोमास का बताया था। दूसरा मैंने कौन सा बताया था, नंबर का। एक ट्रॉपिक लेवल पे नंबर, स्टैंडिंग क्रॉप लिखा हुआ है देखो, वो भी कैसा है, इन्वर्टेड। तो दो ध्यान रखना। बकाया इस चैप्टर में यही था बेटा। आप लोग अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो मुझसे पूछ सकते हो अभी, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। छोटा चैप्टर था ये, क्या होगा, NPV का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और GPV का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा ये मुझे बताओ, कोई बच्चे पता है, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, तो किसकी हम बात करेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की लगा
हाँ रिवोल्ट हो सकते हैं, लेकिन दूसरा हम बोलेंगे कंज्यूमर की। जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो कौन सी प्रोडक्टिविटी होगी, सेकेंडरी। एक लाइन एनसीईआरटी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बताओ बच्चों, ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट हो गया, तो हम नेक्स्ट चैप्टर निकालें सर, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी भी। और बेटा सभी लोग प्रेजेंट रहा करो क्लास में। आज कितने बच्चे हैं? 4 8 10 17। नरेश को नहीं आया आज? नरेश दवाई लेने गया। बीमार कहूँगा करो आप लोग। तुम कल क्यों नहीं आई थी? अब ठीक हो? अब वो कोई एक मिस बहन, अरे सृष्टि वो कौन है? सृष्टि दोस्त, हाँ वही दोस्त है। सही है, कल को उसको भी लेके आना, ठीक है। तबीयत खराब हो तब भी आओ, ठीक है। ये फैटिटी मत करो। और एक बात और सुनो बेटा, सुन लो। अभी आप लोग अपना पूरा टाइम टेबल बना लो, 3 दिन तक फॉलो कर लो उसको अच्छे से। और लगभग लगभग आप लोग 3-4 घंटा इसमें पढ़ा करो बैठ के, 3 से 4 घंटा एक सब्जेक्ट खत्म हो। और डेली आप लोग 3 सब्जेक्ट कंटिन्यू करो, ठीक है। अभी आप लोगों को सेल्फ स्टडी की जरूरत है बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ में ये भी रिवीजन की बहुत जरूरत है, ठीक है। वो साथ में लगता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट चैप्टर निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। निकालो। अभी हो जाएगा, अभी तेज सुनो। इसका नेट सबके पास है ना? इसका भाई नहीं वो जो मैसेज ग्रुप में करता है, एक लड़का सहवाज अंसारी, वो कौन है? वो आता तो कभी नहीं, मैसेज तो हर रिप्लाई करेगा। और एक आरू बहुत मैसेज करते हैं, वही बहुत मैसेज करती हैं, तुरंत एकदम करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको फॉलो भी करना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। आप सही से बेटा बोलो मतलब। चलो हम लोग पढ़ते हैं बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अब हम थोड़ी बात मत करो बेटे, बोलो मत है नरेश को नरेश नाम आता है मेरे मुंह से। यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले समझते हैं बायोडायवर्सिटी क्या होती है। आप तो जानते हो, कितने बच्चों को नहीं पता है बायोडायवर्सिटी क्या होती है? चलो हम बताओ, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ। नहीं पता है? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? पीछे तुम दोनों पता है? तुम 5 लोग कल से यहाँ बैठो, ठीक है, सामने बिल्कुल, ठीक है। तुम लोग कोने में बैठे तो मेरा नजर कम जाता है, ये रहता रहता है। दूसरा, चलो ये बेटा तुम बताओ,
कुछ आगे ये बताओ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कितनी ज्यादा लिविंग है? हाँ चलो आप बताओ, अभी से बताओ, कुछ तो बताओ बेटा। यही तुम्हारा भी आंसर है, यही इसके वाला ठीक है। तुम बताओ अंशिका। जीवों में विविधता को कहते हैं। सही बोल रही, मंदिर से आई क्या? मंदिर से आई हो? सीधे मंदिर से पूजा करके यहीं आई हो? सही है। तुम बताओ, तुम्हें पता है? यही सेम। आप लोग मुरली बताओ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बेटा आप सुनो, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं? इसका सिंपल सा मतलब होता है हमारी धरती है, वहां पे कितने टाइप की स्पीशीज हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब जितनी ज्यादा धरती पे नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे उसका बायोडाइवर्सिटी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया है, इक्वेटर पे है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या है? ज्यादा है। ऐसे अगर हम बात करें पोलो पे तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या है? कम है। मतलब वहाँ स्पीशीज कम होंगी तो बायोडाइवर्सिटी कम हो गई, जहाँ स्पीशीज ज्यादा वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा। पहली बात। दूसरी बात सुनो, अब ये एक नाम आया बेटा यहाँ पे कंजर्वेशन। क्या है कंजर्वेशन? का मतलब जानते हो क्या होता है? कि हम उसको कंजर्व करें, बचा के रखें। अच्छा ये बताओ, एक होता है प्रिजर्वेशन, एक होता है कंजर्वेशन। मैं एक बात दो बार कर रहा हूँ यहीं पे। कितने बच्चों को पता है कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? प्रिजर्वेशन चलो ये बताइए, रश्मि है बताओ। कंजर्वेशन हम कब यूज करते हैं, प्रिजर्वेशन कब करते हैं? तो पता है? बताओ। अर्बनिंग में क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन। मुरलीधर बता दो। मैं बच्चों से पूछता हूँ, उनका माइंड एक्टिव रहना, सो जाएंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है सिंपल सा लिविंग। अगर मैं किसी को जैसे मान लिया, जैसे एक दीपल है, इसको मैं बचा के रख रहा हूँ कंजर्वेशन, तो अब मैं बोलूँगा कंजर्वेशन। अब मैं इस पेन को बचा के रख रहा हूँ कि ये बेकार ना हो जाए, तो उसको क्या बोलूँगा? प्रिजर्वेशन। नॉन लिविंग को प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन फिर से होता है लिविंग। जैसे हम लोग हार्मोनियम फायर बनाते हैं तो वहाँ हम कंजर्वेशन नहीं बोलेंगे, वहाँ प्लांट को हम तोड़ के और लगाते हैं सीटी, तो सीटी बोलते हैं उसको प्रिजर्वेशन। अब पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा सर कि यहाँ पे चैप्टर का नाम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्यों हमें करना चाहिए कंजर्वेशन, क्यों बचा के रखना चाहिए? हम तो चूहे को मरने देंगे, क्या दिक्कत है हमें? भाई आप लोग होता है चूहा देखा तुरंत मार दिया, ऐसा करते हो? अरे बहुत लोग मार देते हैं भाई। दूसरा हम तो मैंने ये बोला, मैंने फिर से बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको किसी भी स्पीशीज से अगर आपको डायरेक्टली फायदा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को इनडायरेक्टली फायदा होगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी ज्यादा स्पीशीज हैं उतना आपके लिए सोच रहे हो कि आप लोग सोच रहे हो मुझे क्या फायदा, आपसे मतलब नहीं है। हो सकता है कि उसके फूड चेन में कोई और स्पीशीज का इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे मेढक से आपको नहीं फायदा, लेकिन सांप को तो फायदा है। अगर मेढक नहीं रहेंगे तो सांप खाएगा क्या फिर? अगर फिर सांप नहीं मर जाएंगे तो सांप को जो खाते हैं उनको भूखा खाएंगे। मतलब एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम वो एक टाइम पे आके अगर ऐसे जोड़ते रहे तो एक टाइम पे ह्यूमन पे भी केस आ जाएगा कि आपके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सिंपल सा बायोडाइवर्सिटी इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे लिए बेटा इकोसिस्टम पहली बात तो स्टेबल होता है। क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है। दूसरा, एक साइंटिस्ट थे, मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्यों बचाना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 प्लॉट लिए, एक प्लॉट बनाया 1, यहाँ देखो बेटा, उन्होंने एक प्लॉट लिया 1 और एक लिया 2। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने देखा, बताना चाहा कि क्यों कंजर्वेशन करना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे स्पीशीज का नंबर बहुत रखा, जैसे 100 रख दिया, मतलब 100 टाइप की स्पीशीज यहाँ प्रेजेंट है, सही है, जिसमें तुम्हारा मतलब ये इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे थी खाली 20।
टाइप की। तो इन्होंने एब्जॉर्ब ये किया कि जहाँ पे 100 थी, पहली बात तो यहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही थी, क्या ज़्यादा हो रही थी, वो तो आप समझदार हो, ज़्यादा स्पीशीज होंगी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और यहाँ कम है तो कम होगी। लेकिन दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि जो एक्सटेंट यानी कि स्पीशीज के खतरा थे खत्म होने के यानी कि विलुप्त होने के, वो बेटा कहाँ ज़्यादा थे, यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सटेंट होने के चांस क्या थे, ना के समान। मतलब इन्होंने ये बताना चाहा था कि जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है वहाँ इकोसिस्टम स्टेबल होता है, और अगर इकोसिस्टम स्टेबल है तो वहाँ हमारे खतरा खत्म होने क्या रहते हैं, कम। जहाँ पे स्पीशीज कम होती हैं तो वहाँ पे बहुत आसानी से फूड चेन टूट जाती है, और टूट जाएगी फूड चेन तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ एक्सटेंट होने के खतरा क्या रहेंगे, ज़्यादा। इसी यही कारण है, इसीलिए हमें स्पीशीज को या फिर हम बोल सकता हूँ बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना चाहिए। समझ गए आप लोग? अब हम लोग चैप्टर थोड़ा पढ़ते हैं, इसके बाद अगले ये सब बातें बताऊंगा, आते रहेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे इस चैप्टर में, क्योंकि आप लोग इतना अनुमान लगाते हो उससे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्पीशीज हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, आपने चींटी कितने टाइप की देखी है, चींटियाँ हैं, बताओ बताओ आप लोग बताओ। हाँ नहीं, वैसे आपने तीन टाइप दो तीन तो मैंने देखी है, एक लाल वाली चींटी और एक काली वाली। चलो 3 टाइप की मान लें। लाल चींटी से बोलते हैं, काटने में दर्द होता है ना वहाँ पे। सही है। अब बात सुनो, मैं मान लेता हूँ आपने 10 टाइप की देखी है। देखिए बेटा, अगर पूरा हम धरती पे देखें तो पता है कितनी टाइप की है, 20,000 टाइप की चींटी दिखाई। कितने टाइप की है? तो ये अनुमान बहुत ज्यादा है ना, तो ये मैं बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप लोग जहाँ जहाँ मैं अंडर कर रहा हूँ वहाँ अंडर करते रहो खाली, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आप लोग पढ़ दोगे। पहले आप लोग ये करो, क्या है, द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन। अगर आप किसी ऐसे नॉर्मल व्यक्ति को बताओगे कि 20,000 टाइप की चींटियां रहती हैं, तो मानेगा क्या? कभी नहीं मानेगा। तो यहाँ कह रहे हैं देखो, 20,000 स्पीशीज ऑफ ant, 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स एंड 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स। सोचो मछलियों कितनी है बेटा? 28,000 टाइप की मछलियां हैं बेटा। चींटियां बहुत टाइप की है ना। चलो इनको ट्राई करो सबको, क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट हो यहाँ से, समझ गए? अगले आ जाओ बेटा। अब आते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी। मैंने आपको ये बताया बायोडाइवर्सिटी का मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, या कितने टाइप की स्पीशीज हैं उसको बोलते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी। बेटा अगर इसके भी हम टाइप देखें कि कितने लेवल पे हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, किसके हिसाब से? बायोडाइवर्सिटी। तो कितने टाइप का है? 3 टाइप का। कितने टाइप का है? 3। पहला है तुम्हारा जेनेटिक, दूसरा है स्पीशीज, और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। किसका करते हैं? जेनेटिक का मतलब पता है क्या होता है? जेनेटिक का मतलब होता है सेम स्पीशीज होगा लेकिन उसके बहुत सारे टाइप होंगे। जैसे आज सपोज मानो आप लोगों ने आम देखा होगा, आम तो सही है। अब आम एक टाइप का नहीं होता है, 10 टाइप के होते हैं। हाँ, ऐसे आपने देखा होगा, सुनो, ऐसे आप लोगों ने डॉग देखा है, डॉग देखा है, उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। तो 20,000 सॉरी तो यहाँ पे लिखा है 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो की होती है। कितनी होती है? 1000। तो ये डाइवर्सिटी कौन सी हो गई? जेनेटिक। कौन सी हो गई? जेनेटिक का मतलब होता है सिंपल पे कि जेनेटिक लेवल पे, मतलब स्पीशीज सेम और उसके कई सारे टाइप। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब आप लोग बेटा इसको अंडरलाइन कर लो। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो। इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। दूसरे हम लोग आते हैं स्पीशीज। किस पर आते हैं? अब स्पीशीज का मतलब आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ स्पीशीज। जैसे हम यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है बेटा, एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, कह रहे वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियंस स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इसको लर्न करो कि स्पीशीज कहाँ पे ज्यादा है, वेस्टर्न घाट पे या फिर ईस्टर्न घाट। अच्छा ये कैसे याद रखोगे आप लोग, बताओ बताओ। या देखो ये नीचे से अगर इंडिया का नक्शा होता है ऐसा,
ये क्या है, पानी है सब, क्या है? तो एक साइड कौन सी होगी, ईस्ट, ये वाली कौन सी होगी, वेस्ट। हाँ आप बताओ कौन से घाट ज्यादा है? आप लोग ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट में क्या होगा, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू ईस्टर्न घाट के। ध्यान रखना आपको कैसे भी ध्यान रखना, ठीक है। कोई ट्रिक बना दो वरना भूल जाओ बेटा, ध्यान रहेगा। चलो आगे देखते हैं। आगे आता है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल मतलब किस लेवल पे होगी, इकोसिस्टम लेवल पे। जैसे आप लोग अगर वहां जाओगे, नदी में जाओगे, आप लोग जाओगे समुद्र में, तो आपको अलग अलग टाइप का डाइवर्सिटी और अलग अलग टाइप का स्पीशीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जैसे आप डेजर्ट देखोगे, रेन फॉरेस्ट हो गया, मैंग्रोव हो गया, कोरल रीफ हो गया, वेटलैंड हो गया, एस्चुरी हो गया एंड एल्पाइन मेडो हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देयर नाम यहाँ लिखा है स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। अब नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे में पता है क्या होता है, बहुत ठंड पड़ती है वहाँ, जो मौसम होता है वो एक ही टाइप का रहता है, तो इसका मतलब वहाँ स्पीशीज भी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर हम इस लेवल पे देखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, इकोलॉजिकल। तो आप लोग तीन टाइप समझ गए, पहला कौन सा, जेनेटिक, दूसरा स्पीशीज, तीसरा इकोलॉजिकल, समझ गए, ठीक। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया में कितनी है और पूरी धरती में कितनी है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैंने आपको कई बार बोला है, मैंने कहा धरती पे अगर हम इक्वेटर पे देखें, किस पे देखें, तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा स्पीशीज होती है। अगर आप पोलो की तरफ जाओगे, ऐसे नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ, तो स्पीशीजनेस क्या होगी, हमेशा कम। क्या होगी, जैसे यहाँ पे देखो आपको, अगर मैं यहाँ पे धरती है ये आता है हमारी, और बेटा ये क्या हो जाएगा, इक्वेटर क्या हो जाएगा, ये वाले पोल है, क्या है, पोल है। अब आप लोग चाहे इस साइड जाओ और चाहे आप इस साइड जाओ, हमेशा स्पीशीज रिचनेस क्या होगा, कम होगा, बायोडाइवर्सिटी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज। अगर आप इस साइड जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है कहाँ पे, इक्वेटर पे। समझ गए आप लोग। अब ऐसे समझ सकते हो आप लोग, यहाँ पे ये पढ़ सकते हो। देखो अगर ये कह रहे हैं IUCN की देखें, तो यहाँ पे आपको पता है लगभग कितनी स्पीशीज है, 150 मिलियन। कितनी है, 1.5 मिलियन। कितनी है, अरे आप लोग क्या कर रहे हो, आपके पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, कितना पढ़ो एक बार, इससे ज़्यादा है। अब तो ये 2004 का डाटा है। अब ये अगर बात करूँ तो लगभग होंगे 2 मिलियन, सही है। और मैं लिखवाता हूँ 1.7 से 1.8 मिलियन। ये डाटा शायद 2011 का है। अगर आपकी बात करें तो कितना होगा, लगभग 2 मिलियन स्पीशीज होंगी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे आओ पहले, ये वाला डाटा देखो, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे बताओ ये क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, वो क्या है, वर्टिब्रेट्स, और ये क्या है, प्लांट। अगर हम यहाँ पे देखें किसकी स्पीशीज ज्यादा है, किसकी कम रहती है, तो हम पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बताओ बेटा, आप सब लोग पूछना जरूरी होता है ना, वरना भूल जाओगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ये बताओ कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस होता है, जानते हो आप लोग? हाँ सही बोल रही, सही बोल रहा। हिम्मत नहीं मेरी बतानी, डरते हो बच्चे, नहीं पता किसी को। अच्छा ये बताओ, नॉन कोऑर्डिनेट का कोई एग्जांपल बता दो भाई, बस एक एग्जांपल बता दो इससे, नॉन कोऑर्डिनेट्स का।
कोई भी जैसे कि एनिमल का नाम बता दो सर, ये नॉन वर्ड्स होते हैं। नहीं पता है? हम लोग 2 घंटे डेली पढ़ते हैं जाके, सही बताने का, ये खाना बनाते हो, सही बताओ, बताओ बेटा बताओ, 2 घंटे पढ़ते हो डेली? मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आपको 2 घंटे डेली पढ़ना है, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन पढ़ाई तो करनी है, ठीक है? और मैं गारंटी कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे लोग पढ़ने में। अगर ऐसे रहोगे तो फिर तो क्या फायदा था पढ़ाई करने का है? फिर तो यही कहो घर पे खाना बनाएंगे मम्मी से। हाँ बताओ कौन सी? प्रेजेंट होती है, नो टू गॉड, ये बोला, और क्या बोला? कौन सी गॉड? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से लेगा? चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, उसकी बात ही नहीं करनी यहाँ पे। चलो आप दोनों पीछे, नहीं पता है आपको? एनिमल किंगडम पढ़ा है आपको ने? एनिमल किंगडम में कोई 2 फाइलम के नाम बताओ खाली। हाँ अब आप लोग पढ़ो घर जाके, सही? हाँ बताओ, कोई 2 फाइलम के नाम बताओ खाली बस। हाँ हेमिगोर्टा, सेफेलोगोर्टा, चलो हेमिगोर्टा सही होता है, सेफेलोगोर्टा कहाँ फैला है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मेहनत करो आप लोग, लेकिन पढ़ाई किया करो, ठीक है, ये जरूरी है। कुछ आगे बताओ, ये कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में कोई डिफरेंस बताओ एक। किसमें नॉन कोऑर्डिनेट नहीं? हाँ नहीं है, वर्टिकल का नाम नॉन कोऑर्डिनेट में, नॉन कोऑर्डिनेट में अरे बहुत सारे भी, एक बताओ खाली, बस एक बताओ तो बस, बात खत्म। चलो ये तो इतना कंफ्यूज क्यों लग रहा है मुझे? पहले दिन आया आज, काफी दिन बाद, इसलिए हैं? बेटा डेली आओ, ठीक है, और डेली आओगे, वरना मुझे पता है कि घर पे कितनी ज़्यादा पढ़ाई करते हो आप लोग, कितनी ज़्यादा कर रहे होगे। बच्चे मानते हैं कि घर पे तो हम बहुत पढ़ते हैं, कोचिंग नहीं आएंगे, और मैं गारंटी कर रहा हूँ, अगर आप लोग एक जो महीना आपका मिस हुआ था अभी, इसमें आपका अच्छा खासा लॉस हुआ था, सही है? और अब आपको कोचिंग चल रही, तब भी नहीं आ रहे, वो आना चाहिए हम लोग, ठीक है? एक बात मैं आपको और बता दूँ, जो मुझे पता है वो आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पहली बात तो आप लोग कोचिंग आ रहे हो, वो बढ़िया बात है, पढ़ो। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, जो यूट्यूब से पढ़ता है बच्चा वो सही है, फ्रेशर पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत नुकसान है, रिपीटर पढ़ेगा बात सही है। रिपीटर का मतलब होता है 2 साल आप पढ़ चुके हो ऑफलाइन कोचिंग, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ते हुए तो बहुत मजा आएगा उस टाइम पे जब यूट्यूब रखा होगा, और जैसे ही 2 घंटे के बाद जब लेक्चर बंद हो जाएगा, उसके अगले दिन को जो आपने कल पढ़ा था सब भूल जाओगे। क्योंकि ये सब एक जो फोन होता है हमारा ना, और जो हमारा वो होता है वो इंटरेक्शन खाली उतने टाइम तक रहता है जब तक वो चलता होता है। उसके बाद 2 घंटे बाद आपसे पूछा जाए बताओ क्या पढ़ा था आपने, कुछ नहीं बताया, वो नॉलेज टीचर को है ना कि तुम्हें। तो कोशिश किया करो कि आप लोग अभी ऑफलाइन तरीके से पढ़ो, सही है? ऑनलाइन पे फोकस करो, लेकिन खाली समझने के लिए। जैसे कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि समझना है तो कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो मना क्यों करूँगा भाई, बहुत अच्छे टीचर पढ़े ऑनलाइन यूट्यूब पे, लेकिन आप लोग उसको कवर भी तो नहीं कर पाओगे। जरूरी ये नहीं है कि आप कितने बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हो, जरूरी ये है कि आप लोग प्रोग्रेस कितनी कर रहे हो, खुद में प्रोग्रेस कितनी कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ये देखो कि मैं तो उस टीचर से पढ़ूंगा, टीचर तो पढ़ाई देगा, टीचर तो सब पढ़ा सब बढ़िया है, लेकिन ये चीज़ है कि आप इस टीचर के साथ कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। आपका प्रोग्रेस मान रखता है, ना कि अब बहुत बच्चे होते हैं कि भाई हम एलन जा रहे हैं, कोई एलन से मतलब नहीं है कि आप एलन जा रहे हैं या फिर आप कहाँ जा रहे हो, मतलब ये है कि आप एलन जाके आपको कितना वहाँ पे प्रोग्रेस मिलेगा, वो जरूरी है। समझ गए आप लोग? तो कोशिश ये किया करो कि खुद से पढ़ो, मेरी बात सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो। दूसरा, आप लोग यूट्यूब चेक करना, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना, मैं आपको पर्सनल सलाह दे रहा हूँ। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक अब सुन लो ध्यान से, जो आप लोग जैसे अगर कोई बच्चा 6 घंटा घर पे पढ़ रहा है और उसने 6 घंटा पूरा यूट्यूब चलाया है, यूट्यूब से पढ़ा है ना, या चलाया नहीं, पढ़ा है यूट्यूब से, मैं बोलूँगा कि उसका वो लगभग 70% टाइम बेकार गया है। मैं तब ज़्यादा अच्छा बताऊंगा कि आप लोग 6 घंटे पढ़े हो सकता है आपने 1 घंटा यूट्यूब से पढ़ लिया हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपने 5 घंटे सेल्फ स्टडी की हो। सेल्फ स्टडी का मतलब खुद से पढ़ा हो,
वो ज़्यादा बेस्ट है कंपेयर टू आपके 6 घंटा यूट्यूब पढ़ने से। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, टोटल वही होता है जो हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वैसे ऑफलाइन का मतलब, लेकिन ऑनलाइन चक्कर में बहुत ज़्यादा पढ़ना मत, वरना आप लोग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं मेरा कोई लॉस जा रहा है, आपका मोबाइल आप देखो घर पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी ज़्यादा। तो ये कोशिश करना कि आप लोग सेल्फ स्टडी कितनी करो। आप तो एक बात और बताओ बेटा, सुनो, जब एंड्रॉइड फोन नहीं थे तो क्या बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते थे क्या? तब भी होते थे। आजकल हम लोग क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए कि फोन होगा हम लोग यूट्यूब चलाएंगे, भाई कोई बात मिल गई तुरंत गूगल कर लिया। क्या गूगल नहीं तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे? अभी मैं आपको बताऊं, बेसिकली अगर एक किसी यूपी बोर्ड वाले बच्चे से कहो कि कन्वर्ट हो जाओ तुम इंग्लिश मीडियम में, वो 50% हेल्प लेगा इसकी गूगल की, बार बार गूगल करके कि कुछ चीज़ देखना है, हिंदी की इंग्लिश, इंग्लिश की हिंदी करते रहते हो। ये बात क्या, जब यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, तो क्या बच्चे ऐसा नहीं थे कि यूपी बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम पढ़ते थे नीट में, तब भी पढ़ते थे, लेकिन वो कहाँ ध्यान रखते थे कि हमें कितना ज़्यादा सोचना है, टीचर पढ़ा रहा हो कितना ज़्यादा देखना है ध्यान से, उस सब बातों पर फोकस करते थे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश किया करो कि कोशिश करना, मैं आपको बता रहा हूँ ये बोलूँगा, कोशिश करना आप लोग ऑफलाइन और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना कंपेयर टू जो हम लोग मोबाइल देखते हैं उससे। हाँ 1 घंटा देख लो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 6 घंटा पढ़ रहा है, 6 घंटे यूट्यूब देख रहा है, तो वो कहते हैं आपका बेकार जाता है, नॉलेज आपकी नहीं बढ़ रही है। तो टीचर तो पढ़ा ही रहा है, उससे क्या मतलब है, उसका लेक्चर पढ़े हुए हैं, लेकिन आपकी कितनी नॉलेज बढ़ी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कोशिश किया करना। चलो यहाँ हम लोग सबसे पहले हम लोग पूछ रहा था, हम लोगों से कोई भूल गया, चलो ये बताओ, ये बताइए आसमा, अरे क्या नाम है इसका यार, इसका नाम आज तक नहीं आया, जो भी है कल बेटा बताओ, ये बताओ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है? नहीं होती है। हाँ अच्छा, ये तो दोनों लोग मिलकर बताओ, कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट और वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स में चारों में क्या डिफरेंस होता है? एक तो बता दो, एक तुम बता दो। पहले बताओ कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस होता है? कोऑर्डिनेट में नॉन कोऑर्डिनेट होती है, नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं होती है। फिर इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है? इनवर्टिब्रेट इसमें 10 अपोजिट होता है। कैसा? वो पहुंच रही है, लेकिन फंस रही है, कदम पहुंच तो वहीं लग रही है। एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ ये। चलो कोई बात नहीं, चलो ये सुनो, ये वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट विद एग्जांपल करता हूँ, विद एग्जांपल बुझ रहा हूँ। भाई चलो ठीक है, नहीं मुझे विद एग्जांपल बताओ, जैसे नॉन कोऑर्डिनेट का एग्जांपल बताओगे। अब देखो, हाँ अब मेरी बात सुन लो, बात कर लो, क्या कर रहे हो, थोड़ा तेजी से करो, ये यहाँ के बैठे मैं भी सुन बात है। चलो यहाँ देखो, मैं आपको बताऊँ, ठीक है, सुन लो एक बार बेटा, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट हम इस बेस पे बोलते हैं कि उसके पास नोटोकॉर्ड है या फिर नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड होती क्या है, तो आप जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वो उसमें नोटोकॉर्ड होती है हमारे पास, वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, लीड की हड्डी में, जो हमारे पास बैकबोन है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं, जैसे नॉन कोऑर्डिनेट्स का एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे कोरिफेरा टू हेमिकोऑर्डिनेटा तक जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट, और एक ही फाइलम में खाली कोऑर्डिनेटा जो कौन होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। दूसरा बात सुनो, अब एक बार बताओ मुझे, अगर मैं इनवर्टिब्रेट की बात करूंगा तो बेटा उनके पास तो नोटोकॉर्ड पहले से नहीं है, नॉन कोऑर्डिनेट के पास, तो वो वर्टिब्रल कॉलम तो उनके पास होगी नहीं, तो वो सब किस में आ जाएंगे, इनवर्टिब्रेट। लेकिन 2 क्लास ऐसे भी हैं जिसमें हमारा नाम है यूरोकॉर्डिनेटा और सेफेलोकॉर्डिनेटा, जिनके पास नोटोकॉर्ड तो थी लेकिन वर्टिब्रल कॉलम उनके पास नहीं, मतलब थी लेकिन वो बाद में खत्म हो गई। और वर्टिब्रेट्स हम तब बोलते हैं जब नोटोकॉर्ड हमारी कन्वर्ट हो जाए वर्टिब्रल कॉलम में और पूरी लाइफ स्पैन पर हमारे साथ रहे, समझ गए? इसीलिए एक लाइन यहाँ पे लिखी बहुत अच्छी, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट आवर कोऑर्डिनेट्स आर नॉट। कभी ये मत समझना कि हम कोऑर्डिनेट्स को वर्टिब्रेट बोल सकते हैं, नहीं, उसमें 2 क्लास हैं जिसको हम इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, जिसमें यूरोकॉर्डिनेटा होगा, कौन सा होगा, सेफेलोकॉर्डिनेटा। क्लियर है आपको? अगर ये पता है तो क्लियर होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बात हो रही है इनवर्टिब्रेट्स की, यहाँ बात हो रही है वर्टिब्रेट्स की, और यहाँ बात हो रही है प्लांट्स की। मैं गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो वो आपसे बेटा लेवलिंग करवाएगा,
लेबलिंग का मतलब वो दे देगा ए बी सी, और बताओ ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा। इसीलिए डायग्राम को बहुत अच्छे देख लो, एक क्वेश्चन नीट में 100% आएगा। चलो करते हैं बात यहाँ पे क्या, यहाँ ये बताओ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, सबको पता है। मैं ऐसे किताब में एक लाइन लिख दिया, अगर टोटल धरती पे 10 स्पीशीज हैं तो 7 उसमें किसकी हैं, इंसेक्ट। तो धरती पे इतने इंसेक्ट हैं, तो आप लोग ध्यान रखना इनवर्टिब्रेट्स सबसे ज्यादा कौन आएंगे, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट। क्लियर हुआ। अब आप लोग बताओ, मैंने बताया था सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, बताओ, मोलस्का। कौन सा है, मोलस्का। तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, मोलस्क, और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएंगे, क्रस्टेशियन। और बेटा चौथे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है अदर एनिमल ग्रुप, मतलब जो भी हैं सारे वो सब बचे। ठीक है, पहला आपको ध्यान रखना है आर्थ्रोपोड में क्या, आर्थ्रोपोड, दूसरा मोलस्क, और तीसरा क्रस्टेशियन। और क्या, क्रस्टेशियन मतलब होता है कि मोलस्क को आर्थ्रोपोड छोड़ के छोटे जितने भी इंसेक्ट टाइप में, इंसेक्ट सॉरी कीड़े मकोड़े हो गए, या फिर जो और सारे टाइप, उनको बोलते छोटे बोलो, समुद्र में रहते हैं, तालाब में रहते हैं, उन सबको मिला के बोलते हैं क्रस्टेशियन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे समझो अदर एनिमल ग्रुप में सारे फाइलम आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ 3 सीक्वेंस ध्यान रखना बस, 1 2 3। क्लियर हुआ ये वाला, आप लोग लिख रहे हैं 1 2 3 ऐसे। यहाँ जाओ बेटा, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मछलियाँ किसकी स्पीशीज है, मछली। कितनी थी बताओ, कितनी थी, बोलिएगा कितनी थी, मछलियाँ कितनी थी, 28 थी। हाँ तो मैं ये नहीं कराऊंगा कि लड़ाई ना करूँ कंफ्यूज तो करना चाहिए। एक पहला कौन आएगा, फिशेस, सबसे ज्यादा फिशेस होती है। दूसरे नंबर कौन होता है बेटा, बर्ड्स, चिड़िया, और तीसरे नंबर पे, और इसके बाद मुझे लग रहा है मैमल्स और एम्फीबियंस लगभग सेम है, तो आप लोग कोई सा लिख लो। मेरे हिसाब ज्यादा होंगे मैमल्स, कौन ज्यादा होंगे, और इसके बाद 5 में कौन आएंगे, एम्फीबियंस। लिख लो ऐसे लिख, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रखना है लेबलिंग के लिए। तब होता है जब सब कुछ सही होता है, साफ साफ उस पे कर्जा होगा, लोन होगा ना। किसने खरीदी, तुमने खरीदी, कितने दिया खरीदी, भाई खरीदी तो पार्टी है, तो बच्चों को क्या दिक्कत है। कल तुम्हें क्या मिला था, बस बेटा मैं इतने रुपए देख गया था, तो उसने नरेश ने तुमको जेल में ज्यादा खा लिया था। और तुम बच्चे कितने थे, 17 बच्चे थे और 3 लोग। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे मुझे पढ़ा ला के चला गया मुझे, मैंने तो आपसे बोला था मैं आज आता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब जो खा लिया वो चला गया। अगले देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, ये समझ गए आप लोग एम्फीबियंस से समझ गए। अगले देखो बात करते हैं इसकी, ए प्लांट्स की। यहाँ पे अगर प्लांट्स देखें तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा क्या लग रहा है, एंजियोस्पर्म में फंजाई, फंजाई लग रहा है मुझे, एंजियोस्पर्म कम लग रहा है बेटा, एंजियोस्पर्म ज्यादा है। हाँ क्योंकि सिर्फ पंजाई में एलगी तो उधर साइड पर ज्यादा उधर मोस्ट ऑफ कौन कम है। ये बराबर ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, लगभग बराबर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ इधर ज्यादा है तो इधर ज्यादा है, देखो
लेकिन हाँ लग रहा है एंजियोस्पर्म। चलो ये यहाँ पे एंजियोस्पर्म या फिर इसको दोनों को बराबर नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कौन आएगा? एल्गी। और 4 नंबर पे क्या आएंगे बेटा? लाइकेन भी और फन भी लगा हुआ क्या है? बराबर ही है। सही है? नहीं मोसेस आएंगे। हाँ 4 पे मोसेस और 5 पे ये, 6 पे ये। समझ गए आप लोग? तो ये आप लोग लिख लो और ये आप लोगों का पूछ जाएगा हैं? अगर फंगस मैं एक बार चेक करूँ इसे अच्छी लिखा है? नहीं लिखा होगा। लेकिन लेबलिंग करवा देगा बेटा वो। तो ऐसा ना रखोगे इधर फंगस थे उधर एंजियोस्पर्म थे, ऐसे ना रखोगे। अरे सर वो डालिए फंजाई को ज्यादा है। ओ फंगस सारे हो गए है। पता नहीं क्या करने जा रहा है। सर फंजाई की ज्यादा है। सर इसका ब्याज निकालिए। एंजियोस्पर्म ज़्यादा दिखा रहा है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म ये गूगल पे गलत बता रहा है क्या? इसीलिए सर बोला सर अरे बेटा ये एक्चुअल करते एक्यूरेट लिखा नहीं है, तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना एंजियोस्पर्म अलग अलग होगा, फंजाई के सेम ही सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग इनको ज़्यादा मानो फंगस को, ठीक है, और एंजियोस्पर्म को कम मानो, ठीक है। चलो ये वाला आपको डायग्राम क्लियर हो गया? आगे बढ़े आप? बोलो। चलो बेटा यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, कह रहा है मोर देन 70% ऑफ द ऑल स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स वाइल्ड प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आप लोग मैंने बताया था 1.3 मिलियन स्पीशीज जो होती है वो इसकी होती है एनिमल की, और बकाया 0.5 किसकी है? प्लांट स्पीशीज। अगले कह रहा है कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल अमंग एनिमल इंसेक्ट आर द मोस्ट स्टेबलिश टैक्सोनॉमिक ग्रुप। आपको पता है इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं और कितना होते हैं? 70%। कितना होते हैं? यानी कि 10 में से 7 स्पीशीज किसकी होती है? इंसेक्ट की। तो कह रहे हैं 7 इंसेक्ट। अगेन अभी सब वही लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग डाटा पता है तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप लोग बड़े आराम से कर दोगे। अब अगले बेटा देखो अगला हमारा क्या आता है? अच्छा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ देखो कह रहे हैं इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द होल वर्ल्ड लैंड एरिया। जो इंडिया आता है वो पूरा अगर हम देखें धरती का पूरा कितना पार्ट में, तो कितने पार्ट में? 2.4%। कितने पार्ट में? 2.4%। और बेटा यहाँ पे देखो इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज एन इंप्रेसिव 8.1%। मतलब इसका शेयर जो अगर बायोडाइवर्सिटी को कितना है? 8.1%। इस चीज को हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसमें है? इंडिया में। सोचो एरिया कितना है? 2.4% और शेयर कितना हो रहा है? 8.1%। और वो भी देश कितने हैं? इंडिया वो सारे के देश कितने हैं? 190 प्लस देश हैं। सही है? तो इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हम बोल सकते हैं। अगले क्या है बेटा? मेक्स और वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सोचो 12 मेगा डाइवर्सिटी में हमारा इंडिया का नाम आता है। तो यहाँ कह रहा है नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड फिश और मेनी ऑफ एनिमल हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली देयर आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1500 स्पीशीज हर साल न्यू डिस्कवर जाती है। 1500 स्पीशीज, समझ गए? नई वाली। तो ये सब यहाँ पे समझ सकते हो। अब आता है हमारा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या था? बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न कैसे करके है, कैसे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहाँ पे हम देखेंगे तो कम। तो पहला क्या आता है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्या था? आप लोग जानते हो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है? किस टाइप से यहाँ पढ़ा हुआ है? देखो जो मैंने आप लोगों को ये बताया था
ये धरती है मान लिया, और ये क्या है बेटा, इक्वेटर। तो ये ऐसा की लाइनें होती हैं, आपको पता होगा, होता है? अरे देखा नहीं आप लोगों ने? एक तरफ होता है नॉर्थ, एक तरफ होता है साउथ। नॉर्थ किधर होता है और इधर क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, ये बेटा क्या है, इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, सही है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग 23 साउथ जाओगे, 23 नॉर्थ जाओगे, ये एरिया होता है कि 23 डिग्री, सही है, 76 डिग्री ऐसे करके। और जितना आप लोग इधर जाते रहोगे उतना ही स्पेसिफिक डिस्टेंस क्या होती रहेगी, कम। और पोलो की तरफ जितना ज्यादा जाओगे वहां पे डाइवर्सिटी उतनी क्या होगी, कम होगी, और इक्वेटर उतनी क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पे सब कुछ एक लिखा हुआ है, देखो ये समझ के आप लोग नॉर्थ साउथ की बात क्या हो रही है, पोलो की तरफ जाने की बात हो रही है, ठीक है। नॉर्थ जा रहे हो या फिर साउथ जाओगे। यहाँ देखो, यहाँ पे आप लोग यहाँ से पढ़ो बेटा, कह रहा है इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हमेशा बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, कमी होगी। कह रहा है विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन ट्रॉपिक लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, कह रहा है हार्बर मोर स्पीशीज देन द टेम्परेट और पोलर एरिया। कह रहा है कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीशीज किसकी होती हैं, बर्ड की। एंटर करो। और कह रहा है बाहर न्यूयॉर्क में कितनी होती है, 105 स्पीशीज, और जो कितने पे 41 डिग्री पे। और कह रहा है एंड ग्रीनलैंड एंड 71 नॉर्थ जाओगे तो यहाँ कह रहा है ओनली कितनी बची, 56। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे हम जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्पीशीज कम हो रही है। पहले कितनी देखी गई थी, 1400, उसके बाद कितनी है, 105, लास्ट में कितनी बची, 56। समझ गए? तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसा है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट टाइप से। तो आप लोग पढ़ सकते हो, इसको आराम से पढ़ो बैठ के। ये डाटा पता है, ये डाटा आप लोग इस किताब का, मैं इस चैप्टर का तरीका बता रहा हूँ आपको तैयार करने का। ये ऐसे याद नहीं होगा आपको, क्योंकि इसमें खाली नंबर ही लिखा हुआ है हर जगह। आप लोग कोशिश करना कि इस चैप्टर के लास्ट में या कोई कॉपी में बना लो, और जहाँ जहाँ डाटा लिखा हुआ है वो लिख लो पहले से एक बार, जो डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। और बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे अच्छे खासे, लेकिन वो यही पूछेगा कि नॉर्थ जाओगे तो कितना बचेगा, साउथ जाओगे तो कितना होगा, और एनसीईआरटी किसी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे सबसे पहले यहाँ पे आया कि अमेजन जंगल, आप जानते हैं अमेजन के बारे में? आपको पता होगा बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, सही है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अमेजन एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है, अमेजन जंगल में। आप लोगों ने अगर अमेजन के बारे में नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं, अमेजन जंगल छोटा मोटा जंगल नहीं है, जैसे अपना पीलीभीत वाला जंगल नहीं है, वो अपने इंडिया के जैसा, जितना एरिया में इंडिया है पूरा, उससे भी बड़ा है अमेजन फॉरेस्ट। वहाँ पे कई सारी नदियाँ ऐसी हैं जो वहीं से स्टार्ट हुई हैं, वहीं पे क्या हो गई, खत्म। अभी तक अमेजन फॉरेस्ट की जितनी सारी स्पीशीज हैं उनको किसी को भी पूरी तरीके से डिस्कवर साइंटिस्ट अभी तक नहीं कर पाए। ऐसा ही बात सुना जाता है कि वहाँ पे हो सकता है कोई ह्यूमन की अलग टाइप की स्पीशीज भी रहती हो अंदर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रोचक बात है ना। आप लोग एक से वीडियो देखा करो, देखते हो? हाँ भाई, तो मैं बात कर रहा हूँ आदिवासी की। ये है उस साइड में है, साउथ अफ्रीका साइड। आप लोग जाओगे घूमने, क्या जाना है? मत ही जाना। अब वही बात है, ज्यादा पैसा होता है तो आदमी को शौक ऐसे करता है। जैसे अभी आपने देखा था वो एक जो भी पाकिस्तान का वो 4 लोग गए थे मलबा देखने, किसका, टाइटैनिक का, सही है। और वो चारों मारे गए थे, सुनो सुनो, चारों मारे गए थे। भाई क्या जरूरत थी तुम्हें 1 करोड़ रुपया खर्च करके, 1 करोड़ ज्यादा खर्चा आया था, और वो भी मलबा देखना है टाइटैनिक का। उससे अच्छा मूवी देख लो बैठ के, सब कुछ भाई दिखा रहा है। मैं मूवी का नाम नहीं कर रहा हूँ, टाइटैनिक के बारे में बता रहा हूँ। अब उन्हें कौन सा था कि उन्हें मलबा देखना है टाइटैनिक का कैसा है, गए थे खत्म हो गए, तो इसलिए हमें मत देखने जाना, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत चांस है ऐसे कि वहाँ हम जानते नहीं कि स्पीशीज कौन कौन सी वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और जाओ तो हेलीकॉप्टर से जाना, ऊपर नीचे देख लेना, और क्या बताऊँ।
तो बेटा अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है देखो, एक कह रहे ये साउथ अफ्रीका साइड में, अमेरिका साइड में हैज द ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन अर्थ, इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज प्लांट। सोचो कितनी है, 40,000। इसके बाद कह रहा है बेटा 3,000 स्पीशीज की हैं मछलियों की अकेले उसमें, कह रहा है 1300 की क्या है टाइप की बर्ड्स, 427 टाइप की क्या है मैमल्स, और यहाँ पे कह रहा है बेटा 427 टाइप के क्या है एम्फीबियन, 378 टाइप के रेप्टाइल्स एंड ऑफ मोर देन 1,25,000 क्या है इनवर्टिब्रेट्स। मुझे लग रहा है कि साहब इस डाटा से क्वेश्चन आएगा, इस बार डाटा से वो खाली में डाटा पूछेगा कौन सा कितना है, इसको भी ड्राइंग करना चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बायोडायवर्सिटी इक्वेटर पे क्यों ज्यादा है और पोलो पे क्यों कम है, उसका आंसर आप लोग क्या दोगे? एक नॉर्मल बताओ, बताओ टेम्परेचर का मतलब है, बताओ। हाँ मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा इक्वेटर पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, पोलो पे क्या होती है कम, तो पोलो पे कम क्यों होती है और इक्वेटर पे क्यों ज्यादा होती है? हैं? टेम्परेचर, चलो पहले टेम्परेचर मान लिया, और वेदर, हाँ वही बात है। हाँ बताओ। क्या दूरी का ही दूरी आती है? अरे बेटा बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी तो खाने की चीजें अपने आप जाएंगी ज्यादा, वहाँ काम है तो कम ही रहेगी, और इसका रीजन कुछ नहीं हुआ। चलो तुम बताओ, कौन नाम क्या है? संजना बताओ। इसमें की वजह से यही तो पूछ रहा हूँ मैं। चलो मैं बता रहा हूँ आपको। पहला बेटा ये है कि इवोल्यूशन जहाँ ज्यादा अच्छे से हुआ होगा वहाँ डायवर्सिटी क्या होगी ज्यादा। पहले जैसे मतलब इवोल्यूशन का मतलब जानते हो, मान लिया जैसे भारत है, हाँ हिंदी में करना, भारत है, यहाँ पे 1 लाख पिछले सालों से कोई ज्यादा बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल चेंजमेंट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा, जैसे कोई आपदा नहीं आई बहुत बड़ी, तो इसका मतलब डायवर्सिटी यहाँ पे क्या होगी ज्यादा। जब हम पोलो तरफ जाएंगे मान लिया, तो वहां पे क्या होगा, जो 1000 सालों में वेरिएशन रहा होगा किसका, वेदर का, बहुत ज्यादा रहा होगा। जैसे एक साल ऐसी आई होगी बहुत ज्यादा ही ठंड है, मतलब 10 बजे ऐसे खत्म हो गई हमेशा के लिए, कभी क्या रहा होगा ठंड बहुत कम रही होगी, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वेरिएशन का जो डिफरेंस रहा होगा वो वहां कहाँ ज्यादा होगा, पोलो पे, और यहाँ पे क्या रह रहा है कम। एक बात सोचो आप लोग, और ये कब की बात कर रहा हूँ, हजारों सालों की। जैसे अभी मान लो इंडिया में एक साल ऐसा हो जाए कि इतनी गर्मी पड़े, वैसा हो तो ना ऐसा, इतनी गर्मी पड़े कि आदमी का जीना मुश्किल हो जाए, तो क्या बताओ यहाँ पे क्या स्पीशीज कम नहीं होंगी, खत्म होंगी। फिर एक साल ऐसा आ जाए कि बहुत ज्यादा ठंड पड़े, गर्मी बहुत कम पड़े, अब जो गर्मी में सर्वाइव करती वो तो सर्वाइव कर गई, चलो अब ठंड बहुत ज्यादा पड़ी थी वो खत्म हो गई। तो इसका मतलब जो सीजन का वेरिएशन होगा जहाँ ज्यादा होगा वहाँ स्पीशीज हमेशा क्या होगी कम। समझ गए आप लोग? और ये कहाँ होता है, पोलो पे ज्यादा होता है और इक्वेटर पे क्या होता है कम। दूसरा अगर हम बात करें तो सीजन तो समझ गए आप लोग, सीजन क्या है। दूसरी अगर हम बात करें तो एक होता है वेदर। वेदर का मतलब होता है कि कितने टाइप के सीजन है। जैसे आप पोलो पे जाओ, वहाँ पूरी साल ठंड पड़ती रहती है, हमेशा ही ठंड पड़ेगी, पूरी साल ही नहीं हमेशा ठंड पड़ेगी, वहाँ सीजन ही एक ही टाइप का है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने टाइप के हैं, गर्मी अलग है, बरसात अलग है, फिर ठंड अलग है, सही है। यहाँ पे हर टाइप के स्पीशीज को अच्छा लगता है भाई, गर्मी वाले को भी अच्छा लगता है, दो महीने ठंड का मजा ले लेता है, ठंड वाले होते हैं 2 महीने गर्मी का मजा ले लेते हैं। तो हर टाइप का सीजन है यहाँ पे,
तो जितने टाइप का सीजन होगा उतने टाइप की स्पीशीज यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हम पोलो की बात करें तो सुनो, अब वहाँ पे क्या होगा, जो गर्मी में सर्वाइव करने वाले एनिमल है क्या वो रह पाएंगे वहाँ पे? नहीं, वहाँ वही रह पाएगा ठंड को सर्वाइव करेगा। हाँ खेती का मतलब मान लो, हाँ ठीक है। आप एक बार बताओ, हाँ जैसे यहाँ पे सीजन ज़्यादा है तो हम लोग खेती की टाइप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम हाँ नहीं कर सकते। सही कह रहे, गेहूँ नहीं होगा, बहुत नहीं होगा वहाँ। चलो गेहूँ छोड़ो, वहाँ बेटा हमेशा ही बर्फ रहता है, तो खेती कर ही नहीं पाते हैं वहाँ के लोग। वो लोग डिपेंड रहते हैं टूरिस्ट पे, जो टूरिस्ट लोग जाते हैं उनके रुपए पे डिपेंड रहते हैं। वहाँ खेती वेती कहाँ होती है, समझ गए? तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर पे जाता है, पोलो पे क्या है, कम है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बेटा, जैसे पहला कह रहा है स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट ट्रॉपिकल डेल्टा हैज रिमेन्ड रिलेटेड अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर एंड thus had a long evolutionary time और species diversification। पहला कह रहा है कि हजारों सालों से यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, डिस्टर्ब नहीं हुआ है क्या, एटमॉस्फेयर, और इसीलिए यहाँ पे एवोल्यूशन क्या हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है, समझ गए? इसीलिए डाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा। अच्छा ये बताओ, जहाँ एवोल्यूशन ज्यादा होगा क्या वहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा होगी। दूसरा कह रहा है ट्रॉपिक एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। लेस सीजन का मतलब क्या होता है, सीजन कम टाइप की होंगी, और कम टाइप की होंगी तो वहाँ पे भी डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। कह रहा है रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल होगा। कह रहा है सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट डीके स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू अ ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। अभी कह रहा है यहाँ पे एक बार बताओ मुझे, अगर आपका प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है कि आपको पता हो कि इस टाइम पे ठंड होती है, इस टाइम पे गर्मी होती है, इस टाइम पे बरसात होती है, सही है? तो इसका मतलब वहाँ पे हमेशा डाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू जहाँ हमें पता ही नहीं है कि कल कितना ठंड पड़ेगा, परसों पता नहीं कितना ठंड पड़ जाएगा, पर उससे अगले कब बहुत कम पड़े। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, और वहाँ पे डाइवर्सिटी क्या रहेगी, कम। एक बात बताओ, आप लोग ऐसी जगह रहना ज़्यादा पसंद करोगे जहाँ पे हर टाइप का सीजन हो, या ऐसे रहना पसंद करोगे जहाँ पे खाली ठंड पड़ रही है या खाली गर्मी पड़ रही है? बताओ, तुम बताओ। हर टाइप का हो वहाँ रहना पसंद करोगे? चलो तुम बताओ, हर टाइप का तुम बताओ, कहाँ रहना पसंद करोगे? हाँ बताओ, जहाँ सारे टाइप के सीजन हो वहीं रहना पसंद करोगे। तुम कहाँ पसंद करोगे? ठंडों में बोलोगे। और तुम? जहाँ सब लोग रहेंगे। हाँ ऐसे बोलो ना, मेरे को सब लोग मतलब कब हुआ, मतलब फैमिली पे आ गए तो जहाँ फैमिली रहेगी वहाँ रहेंगे, समझे? देखो चलो बेटा अब यहाँ पे देखो, मेरा मतलब ये है, आप लोगों को लग रहा हो कि सर वहाँ तो बहुत मजा आता होगा जहाँ पे ठंडी ठंड है, वो बेटा मजा खाली 1 महीने के लिए आता है अगर आप घूमने जाओगे तब। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको 10 साल यहाँ रहना है तो आप लोग यही सोचोगे यहीं सही थे। ऐसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में तो घूमने जाते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि 1 साल नहीं रहोगे तो तुम्हें वो मजा नहीं आएगा। वो मजा हमारा जो है इधर ही सही है, सही है। हर टाइप का सीजन देख लेते हैं, गर्मी ठंड सब कुछ देख लेते हैं। बरसात भी हो रही है, कई जगह ऐसे ना बरसात होती रहती है हमेशा, बरसात रुकती नहीं कभी। मेघालय साइड में बरसात होती रहती है हमेशा। तो कुछ जगह हमारे यहाँ बहुत अच्छा है पीलीभीत, ठीक है। आप लोग भगवान का शुक्रिया अदा किया करो कि आपको ऐसी जगह पैदा किया है जहाँ पे सब कुछ है। अरे किसी को एक अपने मम्मी पापा को कहा करो के बाद, मम्मी पापा भगवान ही होते हैं बेटा। यहाँ देखो अब तो मानो भगवान को मानते ही मानते हो, भंडारे पागल भंडारे। चलो अभी तक देखिए बेटा, यहाँ देखिए। अब अगला हमारा आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब यहाँ देखो, एक बार बताओ मुझे, अगर हम कहीं ज्यादा जैसे जैसे एरिया बढ़ाए तो क्या वहाँ स्पीसीज नहीं बढ़ेगा?
बढ़ेगा। यही साइंटिस्ट से बोला, लेकिन एक टाइम पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आप लोग कितना भी एरिया बढ़ाओ लेकिन स्पीशीज नंबर नहीं बढ़ेगा। जैसे अगर आप सोचो पीलीभीत का एक एरिया ले लिया, यहाँ स्पीशीज ज्यादा होगा, मान लीजिए 100 टाइप के स्पीशीज है, तो आप पूरा बरेली लोगे तो उसमें कितने टाइप का हो जाएगा, 200 टाइप का। जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीशीज रीजन्स का डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है, और एक टाइम पे आके क्या रहती है, कांस्टेंट। चलो तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना इक्वेशंस की log s इक्वल टू log c प्लस z log a, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा बना लो आप लोग। ये पूछ सकता है ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले आते हैं। देखो यहाँ पे अब ये पढ़ो, कह रहा था इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। मैंने आपको बार-बार ये बता रहा हूँ, मैंने बार-बार आपको ये बताया है स्पीशीज डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है इकोसिस्टम में। तो मैंने ये बोला कि जितना ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगा वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, मतलब उतना ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होगा, फूड चेन होगा, उतना ही ज्यादा वहां पे फाइनेंशियली मतलब हर टाइप से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। जहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा, उतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा, आपको पता होगा कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जहाँ डाइवर्सिटी कम होगा वहाँ हमेशा अनस्टेबल रहेगा इकोसिस्टम, वहाँ बहुत ज्यादा स्पीशीज खतरा होने के यानी कि विलुप्त होने के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी कम है। अगर डाइवर्सिटी कम होती है तो बेटा वहाँ पे फूड चेन जल्दी ब्रेकडाउन हो जाती है। अगर एक स्पीशीज खत्म हुआ उसके बाद दूसरा हो जाएगा, दूसरा हुआ उसके बाद तीसरा हो जाएगा। लेकिन जब जहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा होती है वहाँ लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। ऑप्शन का मतलब हर टाइप के ऑप्शन बात कर रहा हूँ, चाहे वो फाइनेंशियली ले लो, चाहे वो खाने के लिए ले लो, फूड चेन ले लो। जैसे आप लोग भारत में रह रहे हो, यहाँ पे आप लोग फूड के रूप में 1000 टाइप के फूड दे सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। लेकिन बेटा अगर आप पोलो साइड जाओगे तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये 5 टाइप का फूड मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे आप लोग जाओगे, कुछ जगह ऐसे जाओगे जहाँ पे आप लोग एक ही टाइप की बस फूड वैरायटी होगी, बस उसके अलावा फूड वैरायटी ज़्यादा नहीं होगी। तो अब आप लोग बताओगे फूड वैरायटी कम है और वहाँ पे अनस्टेबल इकोसिस्टम है, तो वहाँ जो एक्सटेंड होने के चांस होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, खतरा वहाँ पे क्या रहता है, ज़्यादा। एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे समझाया है, सुनो। उन्होंने बताया कि इकोसिस्टम एक ऐसा एरोप्लेन होता है, क्या होता है, एरोप्लेन क्या होता है, और जिसे बोलते हैं रिबैट्स। अभी सुनो बात को, अगर ये इकोसिस्टम क्या है, एरोप्लेन है, और जहाँ वो पेंच होते हैं लगे, आपने देखा होगा सीट वगैरह लगी होती है, कसी होती है, ऐसे खोलते हैं उनको, वो पेंच बोलते हैं ना उन्हें, सही है, वो क्या होते हैं, स्पीशीज होती है। अगर आपने एक पेंच को हटाया, हो सकता है वो कुर्सी का हो, एरोप्लेन पे कोई दिक्कत नहीं होगी, उड़ता रहेगा। लेकिन अगर बारी बारी से आप पेंच हटाते रहोगे, सोचो आपने कोई ऐसे हटा दिया, पंखे का पेंच हटा दिया, तो क्या होगा भाई, वो एरोप्लेन क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ स्पीशीज खत्म हो जाएंगे, चलो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक टाइम पे अगर मेन स्पीशीज खत्म हो गई तो उससे क्या होता है, पूरे हमारे इकोसिस्टम में फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पढ़ लो, ये मैंने सब क्या लिख लिया देखो। कह रहा है दिस इज अ क्वेश्चन फॉर व्हिच इकोलॉजिस्ट have not been able to give a definite answer. For many decades, ecologists believe that community with more species generally tend to be more stable and than those with less species. कुछ साइंटिस्ट का मानना ये था कि जहाँ ज़्यादा स्पीशीज होती हैं वहाँ इकोसिस्टम क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, और जहाँ कम होती है वहाँ इकोसिस्टम कम स्टेबल होता है। कह रहा है पार्ट अगेंस्ट स्टेबिलिटी ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, a stable community should not show much variation in productivity from year to year. अच्छा यहाँ पे एक बात और देखो, ये कितनी अच्छी लाइन लिखी है, यहाँ देखो क्या लिखा होगा बेटा, एक बार पढ़ो। यहाँ कह रहा है a stable community should not show too much variation in productivity from year to year. इसका मतलब ये हुआ अगर जहाँ पे इकोसिस्टम स्टेबल है, मतलब क्या हुआ वहाँ का कि वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, सही है, तो वहाँ तुम्हें ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ऐसा नहीं होगा कि एक साल तो हो गई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और एक साल हो गई बहुत कम, एक कांस्टेंट तरीके से चलेगी, ऐसा नहीं आया।
देखो, जहाँ पे इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है वहाँ प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता। ऐसा नहीं होगा कि एक साल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई और एक साल बहुत कम हो गई, क्योंकि बेटा वो इकोसिस्टम कैसा है, स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल है। वहाँ सब कुछ तो पहले से पता होगा, हर साल बराबर की प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन जो अनस्टेबल होता है इकोसिस्टम, अनस्टेबल का ऐसे में जैसे एग्जाम्पल सुन रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो अनस्टेबल का मतलब जैसे आप पोलो पे जाओगे, सपोज मानो, सुनो पहले सुन लो, आप लोग पोलो पे गए, वहाँ अनस्टेबल इकोसिस्टम है क्योंकि डाइवर्सिटी कम है, इक्वेटर पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो कैसा है, स्टेबल है। बेटा आप पोलो पे जाओगे तो वहाँ अनस्टेबल इकोसिस्टम होगा, वहाँ प्रोडक्टिविटी हर साल वेरी करेगी। जैसे वो लोग डिपेंड किस बात पे, पहले देखो डिपेंड वो किस बात पे रहते हैं, जिससे टूरिस्ट आते हैं उनके बाद उन पर डिपेंड रहते हैं। एक साल तो उन्हें कमाई करनी 5 लाख की, लेकिन एक साल वो कर पाएंगे वहाँ 10,000 की। वहाँ साल टू साल प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब कभी बहुत कम कभी बहुत ज़्यादा। अब आप आ जाओ भारत में, कोई आदमी एक मतलब बिजनेस कर रहा है, सपोज मानो, या बिजनेस तो नहीं बोलूँगा, कोई भी काम कर रहा है मान लिया, उसकी प्रोडक्टिविटी लगभग हर साल सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, इकोसिस्टम कैसा है, स्टेबल है। अभी समझ नहीं आ रहा आपको, तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी का हर साल का रहेगा एवरेज, क्या रहेगा, सेम। आया समझ में आपको, वेरिएशन कहाँ ज़्यादा होगा प्रोडक्टिविटी में, जहाँ अनस्टेबल इकोसिस्टम होगा, और जहाँ स्टेबल होगा वहाँ कैसा रहेगा, सेम। क्लियर, तो ये लाइन ये बता रही है, और ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन को दे सकता है, बड़ा ध्यान रखना। फिर सुन लो, स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन, मतलब स्टेबल कम्युनिटी तो वेरिएशन शो नहीं करेगी, किसमें, प्रोडक्टिविटी में, साल टू साल। ये मत वेरिएशन मतलब समझ रहे हो, कभी 1 लाख तो कभी 2,000, ऐसा नहीं होगा, मतलब एक स्टेबल तरीके से रहेगा, समझ गए, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है बेटा ऑकेजनल डिस्टर्बेंस ए नेचर ऑफ मैन मेड एंड मस्ट आल्सो बी रेस्टेड टू इन्वेस्टमेंट बाय एनी स्पेसिफिक वी डोंट दिस है। अभी मैं समझा दूंगा आपको वगैरह। कौन सा डेविड टिलमैन का आया था, हाँ, ये देखा है, टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट विद मोर स्पीशीज सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। अब देखो मैं इनका समझा रहा हूँ क्या बता रहे हैं, यहाँ देखो बेटा, यही तो मैं समझाया था आपको उस टाइम। यहाँ देखो, एक साइंटिस्ट थे, ये क्या है बेटा, प्लॉट 1 है, और ये क्या है, प्लॉट 2 है। अब यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है, स्पीसीज का नंबर है वो ज्यादा है, क्या है बेटा, ज्यादा, और यहाँ पे स्पीसीज का नंबर क्या है, कम है। ये बात समझे आप लोग। अब आप लोग बताओ, अगर स्पीसीज नंबर ज्यादा है तो यहाँ पे इकोसिस्टम कैसा रहेगा, स्टेबल, कैसा रहेगा, यहाँ स्टेबल ज्यादा होगा कंपेयर टू उससे, यानी कि मोर स्टेबल होगा, और वो कैसा होगा, लेस स्टेबल। सही है। अब ये से, अब देखो यहाँ पे फूड चेन क्या होंगी, ज्यादा होंगी, वहां पे क्या होंगी, कम, क्योंकि वहां पे स्पीसीज क्या है, कम। अब तुम समझ में आएगा आपको। देखो, अगर इस वाले प्लॉट से टोटल जो बायोमास होगा या टोटल प्रोडक्टिविटी होगी, जितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है उसका जो हर साल के साथ वेरिएशन होगा वो बहुत कम होगा। कैसा होगा, बहुत कम। जैसे मान लिया एक साल इसका 100 केजी हो रहा है मान लिया, तो बेटा इसका हर साल 105 रहेगा या 100 रहेगा या 100 102 ऐसा रहेगा। लेकिन अगर अनस्टेबल है और यहाँ प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा। किसी साल तो यहाँ 10 केजी बायोमास हुआ है और किसी साल कितना हो गया, 150। ये साल टू साल का वेरिएशन वहाँ यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ क्या होगा, बहुत कम। ये साइंटिस्ट ने बताया था। क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है बेटा, ये लेस स्टेबल है, और ये कैसा है, ज़्यादा स्टेबल। समझ गए, क्लियर हो। अब अगर आपको ऐसा ना पता हो तो आपको ये सब बात लिख लो। टोटल प्रोडक्टिविटी का जो वेरिएशन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और यहाँ क्या होगा, वेरिएशन ज्यादा होगा। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको वैसे बता दूं,
दो घर मान लो, दो घर मान लो, एक दो घर मान लिया। आप लोग बताओ अगर वहां पे दो घरों में क्या मैं कैसे बताऊंगी, बता नहीं सकते ऐसे। क्या कह रहे हैं आपको ये समझ लो स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब होता है मजबूती कहा जाता है, सही है, चलो ठीक है। और जहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वहाँ वेरिएशन ज्यादा नहीं होगी प्रोडक्टिविटी, समझ गए? अरे ऐसे मामले से ये बीरबल बैठा है, ये इसके घर में क्या है, जमीन है मान लिया, सही है। इसके फादर की जो इनकम होगी, एक असल इनकम वो लगभग सेम रहती होगी, वेरिएशन ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अब आप लोग जानते हो इस पास जमीन है तो स्टेबल ज्यादा है, वही अपने आप को स्टेबिलिटी शो करेगा। तो अब एक आदमी है जिसके पास जमीन नहीं है, उसके पास क्या है, नौकरी है मान लिया, तो नौकरी वाला जो होगा वो हमेशा अनस्टेबल होगा। उसका कभी साल तो बहुत ज्यादा, ये बिजनेसमैन है, उसकी कभी साल तो बहुत ज्यादा अच्छी जाएगी और कभी साल कौन सी जाएगी, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। समझ गए आपको? ऐसे समझा। तो जो बिजनेसमैन होगा उसकी प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन बहुत ज्यादा होंगी। कभी कभी उसने 1 लाख रुपए कमा लिए एक महीने में, कभी वो कमा पाएगा कितना, 10,000। लेकिन इसके फादर जो होंगे उनका अगर वो 5 लाख रुपए कमा रहे तो एवरेज 5 लाख कमाएंगे, यानी कि वेरिएशन क्या होंगे, बहुत कम। अब आप लोग समझ सकते हो इससे ज्यादा मैं क्या बताऊंगा। चलो पढ़े अगले। तो ये बताया था इन्होंने डेविड टिलमैन ने, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है बेटा। अगले देखो, जी में देखो, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये कुछ बातें बता रहा है, एक बोलो मत। यहाँ एक हाइपोथेसिस दिखाई, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। यहाँ इन्होंने क्या बताया, मैं नहीं बता दे रहा हूँ, क्या देखो बेटा, इन्होंने ये बताया कि इन्होंने इकोसिस्टम को माना एक क्या, एरोप्लेन, ये और स्पेस क्या माना, एक पेज, जो जिससे बोल्ट वगैरह वो होते हैं, कसे होते हैं, पंखे वगैरह या फिर पूरा हेलीकॉप्टर लगा होता है, ठीक है, वो एरोप्लेन में लगे होते हैं। अब आपको बताओ, अगर आप लोग उस हेलीकॉप्टर का 1 वोल्ट बोलोगे फर्क नहीं पड़ेगा, उड़ता रहेगा, 2 बोलोगे फर्क नहीं पड़ेगा, उड़ता रहेगा, समझाओ। लेकिन एक का टाइम ऐसा आएगा कि हल्के हल्के वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यही सिस्टम होता है इकोसिस्टम का, अगर एक स्पीच खत्म हो रही फर्क नहीं पड़ेगा, 2 हो रही खत्म नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार को ऐसा हो जाएगा कि हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, यानी कि फूड चेन ही सब बेकार हो जाएंगे और कोई फूड चेन नहीं बचेगी, नहीं तो कैसा हो जाएगा इकोसिस्टम, अनस्टेबल। तो इन्होंने ये बताया था इसने रिवेट हाइपोपर हाइपोथेसिस, और इनका साइंटिस्ट नाम है पॉल इंग्लिश, इसको अंडरलाइन कर लो। और बेटा ये पूरा पढ़ लो यहाँ तक। सही से बैठ, कैसे बैठा है? तो नहीं बैठा बेटा, क्लास में बैठने की पढ़ लिया, पढ़ो जल्दी।
इसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है, पढ़ने के चैप्टर का। और उसमें आपको छुट्टी मत करना, ठीक है, प्लीज आप लोग का ध्यान रखना। और बेटा आपको नीट में बहुत हेल्प मिलेगा उससे। मुझे पता है आप लोग फर्स्ट ईयर का पेपर भूल रहे हो अभी। अगर मैं कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा आप बता नहीं पाओगे अभी, सही है। लो कितने बच्चों को लगभग फर्स्ट ईयर का आता है यहाँ पे? प्लांट फिजियोलॉजी हो गई, एनिमल फिजियोलॉजी हो गई, इसके बाद तुम्हारा जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा आप बता नहीं पाओगे, मुझे पता है। तो इसीलिए आपको पूछ करेंगे हर दिन एक चैप्टर, सही रहेगा। लेकिन और उसके बाद आपका काम रहेगा खाली बस क्वेश्चन लगाने का, और कुछ भी नहीं। घर पे जाओ क्वेश्चन लगाओ बस, और जिसका मैं रिवीजन करवाऊं उसी चैप्टर क्वेश्चन लगाना घर पे जाके। समझ रहे हैं आप लोग? पढ़ो बेटा, ये कितना बचा है? 2 पेज। ये कल खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद कल मैं आपको सेकंड चैप्टर का रिवीजन भी करवा दूंगा साथ में। फर्स्ट ईयर का। और ये बेटा आपको कल ऐसा करना, दोनों को लेके आना, ये भी हो गई, सही है। और अभी आप तो दोनों रखो यहाँ पे। अभी तो हर टाइम इन किताबों के साथ सोया करो बैठ के। सपने में भी आपकी किताब ही आना चाहिए अभी, तो आप लोग कुछ कर पाओगे और पढ़ पाओगे। अरे उसका मतलब ये हुआ कि पढ़ते पढ़ते सो जाओ, पता ही ना लगे, सुबह उठो फिर से किताब के सामने। दोनों बुक को ऐसा आप ये मत देखो कि ये कौन सी बुक ले आई, दोनों को लेके आओ, जो भी आपकी डाउट हो पूछते रहो। चलो ठीक है बेटा, इस बार हम लोग कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। हो गया, काफी हो गया। नहीं, हाथ उठा